सही। चलिए ध्यान से समझें। आज हम लोग का फ्रांसीसी क्रांति लेसन जो चल रहे थे आज कंप्लीट खत्म हो जाए और तब एक लेसन खत्म होने के बाद कैसे पढ़ना है आपको, कैसे क्वेश्चन बनेगा, समाज प्रारूप समझा दे, उस तरह के स्तर से आपको तैयारी करना है। तो चलिए आज हम लोग को देखना है, पिछले दिन चौथा चरण में एक व्यक्ति पढ़ रहे थे जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्रांति के उद्देश्य को ही बदल दी। क्रांति चल रहा था एक नाम से समानता और ये लेके चल दिया जिसका नाम देखे सैन्य क्षमता, राष्ट्रवाद, देश मेरा आगे रहे, उद्देश्य को ही बदल दिया। स्वयं को 1804 में शासक घोषित किया और तब तक साम्राज्यवाद करते रहा जब तक इसको हारा करके लोगों ने बंद नहीं कर दिया। तो ऐसा संभावना है इसी बार टीचर वाला दरोगा वाला एग्जाम में आपने देखा बदमाशी क्या किया, हिटलर का जन्म कहां हुआ और जान के गांव तक दे दिया। तो हम लोग दूध का जला मट्ठा भी फूक पीता है। एक बार लक्षण देख लेंगे तो हम लोग इतना लक्षण से पढ़ेंगे कि कहीं दिक्कत ना रहे। तो हम चाहे तो नेपोलियन एनसीईआरटी बैच है तो जितना लिखा है किताब में करके निकल सकते हैं, लेकिन हम जान करके जो शब्द मिल जाएगा उसका भरपेट ऑपरेशन करते चले तो उससे कभी कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इसलिए हम लोग नेपोलियन का थोड़ा ऑपरेशन करें। नेपोलियन बोनापार्ट को नेपोलियन 1 कहते हैं कि नेपोलियन 2 कहते हैं कि नेपोलियन 3 कहते हैं, जल्दी बोलो। तो नेपोलियन नाम से ही पहला है इसलिए 1 कहते हैं, पहले दिमाग में सेट रखना। कई लोग नेपोलियन बोनापार्ट का बोनापार्ट नहीं लगाते 1 भी कहेगा तो यही चले, आगे नेपोलियन 2, नेपोलियन 3 ऐसा करके आते रहेगा। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ 15 अगस्त। अब जान करके सेटर को तो सब बहाना चाहिए, सेटर कर देगा कि भारत के स्वतंत्रता के दिन तिथि छोड़ देगा, निम्नलिखित में किसका जन्म हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन बना दिया तो बच्चे बेचारे परेशान है कि तो आपको ऐसा जब भी मिले तो ध्यान रखना है। और ये जन्म देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 1769 ये 69 वाला में लोग बड़ा विरले लोग जन्म लिए हैं। 1469 तो ये गुरु नानक का जन्म है और 1869 तो महात्मा गांधी का जन्म है और 1769 तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। देखिए 69 वाला कितना इंपॉर्टेंट। तो आपको जब कहेंगे 1469 गुरु नानक और अगर कहें 1869 तो आप कहोगे कि वो समझ गया 1869 का मतलब कौन हो गया, महात्मा गांधी, और 1769 नेपोलियन बोनापार्ट। तो पहला नंबर हम लोग समझ गए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 कहा। तो एक द्वीप है कोर्सिका द्वीप और इसी द्वीप पर जगह का नाम क्या है, अजासियो। तो अजासियो ज्यादा चांस है कोर्सिका द्वीप डायरेक्ट, लेकिन बदमाश सेटर रहेगा, बीपीएससी वाले जो सेटर होते हैं ना वो यहाँ पहुंचते हैं, वहां छोड़ दिए, सुना हुआ नाम आजकल देना बंद कर दिए और वो जान करके देते हैं कि बच्चा कोर्सिका द्वीप मार देगा, जान के अजासियो दे देते हैं तो छूट जाएगा। तो इसीलिए हम प्रयास किए हैं कि उनके एक एक चीज पे हम लोग पूरा ध्यान दें। तो पहले ये बताओ जन्म क्लियर हो गया 15 अगस्त 1769 और फिर कौन सा द्वीप, कोर्सिका द्वीप, ये अजासियो कहां है, फ्रांस में। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को सम्राट घोषित कब किया, 1804 में। आपको याद होगा 1799 में ये व्यवस्थाएं जो चल रही थी उस व्यवस्था में आपने देखा कि इसने कौंसिल व्यवस्था लाया, लेकिन कौंसिल व्यवस्था के पहले क्या था, डायरेक्टरी व्यवस्था। और डायरेक्टरी कितने थे, 5, उस 5 डायरेक्टरी में 1799 में शामिल हो। 1804 आते आते इसने डायरेक्टरी व्यवस्था ही गायब कर दिया, स्वयं प्रथम कौंसिल घोषित किया और बाकी 3 कौंसिल रख करके इसने 4 आते आते स्वयं को ही कहा कि हम सम्राट हैं। ताकत कहां से लिया, जनमत संग्रह, पब्लिक को कहा वोट दे दो और बस अपने को नेपोलियन का सम्राट घोषित कर दी और कहा कि राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है, हमको चुना कौन है, पब्लिक। और इसीलिए ये देखिए 1804 इंपॉर्टेंट है। अब राजा बनने के बाद खाली लड़ाई ही किया और ज्यादा डर है कि जो लड़के टीचर वाले एग्जाम दे रहे उन लोग को तो एक एक करके खोदता है ऑपरेशन, उन लोग को सबसे भारी दुख क्योंकि उनको लिख दिया है 9 10 सिलेबस होगा और अतुल प्रसाद जी कहते हैं कि हम चैप्टर आउट कर दिए 9 10 लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही होगा जो उनकी डिग्री है। तो बस ये लाइन बहुत बड़ा इशारा है और इसीलिए टीआर 1 और 2 का जो क्वेश्चन है अगर उस अनुरूप से बच्चे बदल रहे हैं तब तो सही है, तो बेचारे भीड़ का हिस्सा है, वो केवल खाली बैठ करके हुआ पार्ट में है और बस कुछ दिन का मनोरंजन है, फिर अगली बहाली करते रहिए। इसलिए एक एक चीज तुमको एकदम क्लियर चाहिए। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट है 1805 4 में शासक बने और 5 में इसने एक लड़ाई किया, लड़ाई का नाम क्या है, ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। और ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में रूस और ऑस्ट्रिया दोनों संयुक्त सेना को हराए। इसी से रूस भी साइड हो गया कि नहीं इसके साथ लड़ने के लिए नहीं, और रूस के साथ इसने संधि किया, प्रेसवर्ग की संधि। सब पूछेगा प्रेसवर्ग की संधि कब हुई, 1805। तुमको कहेगा शासक बनने के बाद इसका पहला लड़ाई कौन है, 1805 में, तो ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। ऑस्टरलिट्ज का युद्ध किसके किसके साथ हुआ, रूस और ऑस्ट्रिया के साथ, जिसमें इसकी हार हुई और इसके साथ संधि कौन हुई, प्रेसवर्ग। 1805 में ही इसने एक और लड़ाई लड़ा, ट्रेफलागर का युद्ध। और ट्रेफलागर का युद्ध जो देख रहे हो इस लड़ाई में इस समझ गया इस समय फ्रांस और स्पेन पे कब्जा के लिए जा रहा था और इंग्लैंड पे सोचा कि हमला कर लो, लेकिन इस लड़ाई में पहली बार हार भी हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट कई लड़ाई हारा भी, इसीलिए कई व्यक्ति तुमको कहे कि समुद्रगुप्त अच्छा है कि नेपोलियन बोनापार्ट। समुद्रगुप्त जितना लड़ाई किया कोई नहीं हारा, तो कई लड़ाई हारा। समुद्रगुप्त एक राजा की तरह एक आदर्श साम्राज्यवादी शासक रहा, कई जगहों पर जीत करके उसको छोड़ दिया। एक आदर्श साम्राज्यवादी शासक, जीत के छोड़ना, और ये क्या है, जीत के तब तक पकड़ रहा जब तक पिटाया नहीं। कैसे तुलना करेंगे भाई, एक कहां है, एक कहां। हम लोग समुद्रगुप्त जब पढ़ेंगे तो उसने दक्षिण भारत को जीता, लेकिन जीतने के बाद खाली राजा ने कहा कि हार गया ना था, कोई बात नहीं राजा तुम ही रहो हम चलते हैं। आदर्श साम्राज्यवादी, कब्जा नहीं किया, दक्षिण पर डायरेक्ट समुद्रगुप्त का अधीन नहीं है, और ये आदर्श साम्राज्यवादी शासक का शब्द देगा तो समुद्रगुप्त हो। इसलिए कई मायने में समुद्रगुप्त से बहुत ऊपर का है। और ये इंग्लैंड से जब हारा तो समझ गया था इसी ट्रेफलगर की लड़ाई में कि इंग्लैंड को हराना बड़ा मुश्किल है, इसकी समुद्री सेना बहुत मजबूत, तो इसलिए ये लड़ाई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1807 में फ्रीडलैंड का युद्ध इसने रूस के साथ किया। इस लड़ाई में भी रूस हारा और रूस के साथ संधि क्या हुआ, टिलसिट की संधि। अब तुमको दे देगा टिलसिट संधि कब हुआ, तो ये छटपटाते मत रहना कि कहां से सर दे रहा है, जितना है सारा तुमको अंतिम होते होते सब संधि आ जाए। तो टिलसिट की संधि कब हुआ, 1807। नेक्स्ट यही आप पिछले क्लास में पढ़े थे 1812 का मास्को अभियान। जैसे जैसे आगे बढ़ा सेना उसकी पीछे हटती गई थी, याद है, और इसमें लगभग बर्बाद हो गया था। और 1813 में एक लड़ाई था लिपजिंग का युद्ध, जिसमें इसकी हार हुई और इसको एल्बा द्वीप पर भेजा। सबसे इंपॉर्टेंट है 18 जून 1815, ये नेपोलियन के जीवन की अंतिम लड़ाई, और इस लड़ाई का ही नाम वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध। अब हो सकता है कोई बच्चे परेशान नहीं होना, नेपोलियन की अंतिम युद्ध है, अब उसमें तुमको दे दे ऑस्टरलिट्ज का युद्ध, तुमको दे दे ट्रेफलगर का युद्ध, फ्रीडलैंड का युद्ध और मास्को अभियान। तो मत कहना कि सर वाटरलू नहीं है, अब ये सब देगा तो तुम अपने समझना कि 5 का है, 5 का है, 7 का है, 12 का। हो सकता है तुमको ये फ्रीडलैंड का युद्ध कोई एक और दे दे, तो यही आंसर हो जाए। अंतिम युद्ध जीवन का अंतिम बोलेगा तो सिर्फ एक होगा, वो लड़ाई कौन है, वाटरलू। ज्यादा डर जो हमें है वो सुन लो, सेटर आजकल का जमाना खत्म हो गया, वाटरलू वाला आज से 10 साल पहले पूछता। अब आजकल क्या पूछेगा, नेपोलियन की हार वाटरलू के युद्ध में हुआ, वाटरलू किस देश में, ये अच्छा क्वेश्चन। तो वाटरलू ये जो जगह देख रहे हो बेल्जियम में, कई लड़के को चॉइस से फ्रांस देगा, मार के आए वो बेचारा नेपोलियन कहेगा वाटरलू धर लिए, फ्रांस धर लिए, 0 नंबर आ गया। तो वाटरलू कहां है, तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स के बगल में ही वाटरलू जगह का नाम, और इसीलिए बेल्जियम बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। इनको सेंट हेलेना द्वीप पे निर्वासित किया गया। क्वेश्चन, सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में,
तो सेंट हेलेना एक द्वीप है जो इंग्लैंड के प्रभाव में था और नेपोलियन बोनापार्ट की मेन दुश्मनी किससे थी? इंग्लैंड से। इसीलिए इंग्लैंड के सेना कहा कि हम यहीं रख के इसको निगरानी करेंगे, वहां से भाग गया और सेंट हेलेना द्वीप में ही अटलांटिक महासागर में है, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। मरने की कोई उम्र नहीं थी। अब इसकी मृत्यु जो तुम देख रहे हो 6 साल बाद हो गया इस लड़ाई की। मैंने सेंट हेलेना भेजे तो वहां 6 साल रहा है, 1815 में 6 जोड़ोगे तो 1821। जन्म कब है? 1769। तो 1769 घटा लोगे तो देख रहे हो कि मात्र 51-52 साल में मरा। 52 साल को मरने की आयु है नहीं। इसलिए कई कहते हैं इतिहासकार को उसको वहां भी फिर छटपटा रहा था कि किस तरह से भागे तो जहर देके मारा गया, आर्सेनिक दे दिया। इसको मार नहीं दोगे तो फिर यूरोप को तबाह कर दे। तो इसलिए डेथ भी इसका मात्र 51-52 साल की अवस्था नहीं हो गई है। तो पहले ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा नेपोलियन के पूरे फेज को पढ़ना, कि आपके एनसीईआरटी में नहीं। लेकिन फिर भी हमने इसलिए कर दिया कि आज का जो फेज बच्चे एनसीईआरटी क्यों एडमिशन लिए, इसलिए कि हमको एनसीईआरटी से कोई परीक्षा दे तो उससे हमसे बन जाए। तो बाद में कोई लेसन ऐसा नहीं हमको मिलने जा रहा जिसमें फिर नेपोलियन आए। तो फिर परीक्षा में पूछेगा नेपोलियन का जन्म कहां हुआ, तो दस आएगा सर एक बार डीपली वाला बैच कीजिए। कितना बैच करते रहे तू, कितना पढ़ते रहे। इसलिए एकदम मुख्य बैच हम जो सेक्शन है जिसको हमको लग रहा है यूज नहीं होता उसका भरपेट हम लोग पढ़ते चले। एनसीईआरटी नहीं भी अपने आर्टिकल के अनुसार से जोड़ते हुए साथ चले। बात समझ गए सब ना? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चले एनसीईआरटी की बात। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव देखना है। पिछले क्लास में आपने देखा फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फिर आपने देखा फ्रांसीसी क्रांति के चरण। चारों चरण आपने देखा कि पहला चरण में संवैधानिक राजतंत्र की बात हुई, दूसरा चरण उग्र गणतंत्र का चरण था, तीसरा चरण उदार गणतंत्र का चरण था और चौथा चरण नेपोलियन के साम्राज्यवादी चरण। याद है सबको? अब आज देखें क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़ा और यह इंपैक्ट हम लोग को पढ़ना है। महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, दास पर क्या प्रभाव पड़ा और फिर हम लोग को पढ़ना है रोजाना की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये तीन बात हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले कौन है? महिलाएं। महिलाओं के बारे में हम लोग जरा ध्यान से सुने। महिलाएं और फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो देखिए जो कुलीन घर की महिलाएं थी, कुलीन माने गरीब की अमीर, कुलीन घर की जो महिलाएं हैं मतलब जो अमीर महिलाएं, या जो लोग तृतीय स्टेट में भी कुछ लोग अमीर थे उस घर की महिलाएं या पादरी के घर की महिलाएं हैं, तो ये धनी परिवार की महिलाओं को शिक्षा अलाउड थी। वो पढ़ती थी, कॉन्वेंट में जाती थी। कॉन्वेंट का मतलब जहां खास शैक्षणिक कार्य होते हैं वहां वो जाती थी, कॉन्वेंट रूप से जो शिक्षा मिलता था प्राप्त करती थी। और इन महिलाओं का फिर जैसे ही शिक्षा हुआ बस इनके विवाह कर दिए जाते थे। यहाँ पे महिलाओं के लिए अगर काम भी है तो पुरुषों से कम पेमेंट मिलते थे। माना जाता था कि पुरुष ज्यादा कर्मठ होते हैं महिलाओं की तुलना में, इसलिए एक ही पद पर महिला पुरुष है तो पुरुष का पेमेंट ज्यादा हो, महिलाओं का कम हो। जो तीसरे स्टेट है मतलब अब जो गरीब घर के किसान के हैं, शिक्षक के हैं, वकील के हैं, डॉक्टर के हैं, तृतीय स्टेट आप समझ रहे हो, इनके घर की जो महिलाएं हैं इनको पढ़ने लिखने की ड्यूटी नहीं। इनकी ड्यूटी है कि बस होश संभालिए तो सिलाई बुनाई कपड़े का धुलाई, इसमें बच्चे का परवरिश, पाव रोटी बिकता था वहां बड़ा लाइन लग। तो सुबह उठ के कैसे लोग एकदम दूध लाने के लिए लेके चले जाते हैं, लाइन लगे हुए हैं, फिर आते हैं। इस तरह से वहां पाव रोटी लाइन लग के बिक रहा है। सुबह उठिए एकदम चले जाइए और लाइन लगे रहिए, आधा घंटे का लाइन लगा। महिलाओं की ड्यूटी, ये लोग की ड्यूटी है लाइन लगी और लेके आइए और घर में खिलाइए उलाइए, पुरुष काम करे। इसमें पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं। कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण और बड़ा काम कोई इंडस्ट्री वगैरह में महिलाएं को नहीं करना है। तो इस तृतीय स्टेट वाले को ना पढ़ाई लिखाई है ना नौकरी है, ये सब ड्यूटी है घर संभालने। इस स्टेट की महिलाएं इतनी संपन्न है कि नौकरी करते ही नहीं। कुलीन घर की महिलाएं नौकरी नहीं करेगी, इसमें कुछ लोग करेंगे भी तो कर सकते हैं तो उनको पेमेंट कम। अब यही चीज हम लोग को याद है 1791 में पहली बार संविधान लिखाया। इस संविधान में सबको याद होगा 25 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार था। सक्रिय नागरिक कह रहे थे, क्या उसमें पुरुष थे कि महिलाएं? सिर्फ पुरुष। महिलाओं को कहा गया कि 25 साल हो जाए चाहे 50 साल तुम लोग निष्क्रिय हो। महिलाओं को कहा गया कि आप लोग निष्क्रिय नागरिक हैं, आप लोग बस अपना सब ड्यूटी संभालिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तब है जब देखिए अब धीरे धीरे आपको याद है 91 के बाद मामला 93 से गंभीर हो, क्योंकि क्रांति पहुंच जाएगा निम्न वर्ग के हाथ। आपको याद है कि 93 से फिर क्रांति पहुंचा हुआ है और वो था जैकोबियन दल, जीरनदस्तो, याद है ना, रॉबस्पियर के हाथ। और वो सब लोगों का मानना क्या है महिलाओं पर उसको समझे। संविधान फिर लिखाया 91 के बाद और इस समय महिलाएं जब देखी कि हमको निष्क्रिय में रख दिया है तो कई महिलाएं थोड़ा बहुत पढ़ी थी, उन लोग हालांकि 60 क्लब बना जहां महिलाएं बैठ सकती थी। और इस सब पेरिस के क्लब में एक मेन क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। महिलाओं के लिए किस प्रकार रिवोल्यूशन हो, क्रांति हो, हम लोग को कैसे अधिकार मिले। ये क्लब का मतलब जहां महिलाएं बैठती। इनका मांग है कि जैसे पुरुष है उसी तरह हमको भी समान राजनीतिक अधिकार मिले। और इसके लिए 91 में जब बना इनको निष्क्रिय में रखा गया तो 91 में ही एक महिला है, इस महिला का नाम है जिसका नाम ओलंप दे गूस। बड़ा इंपॉर्टेंट महिला है, इसका नाम पूछेगा, इसी बार दरोगा में देखोगे तो क्वेश्चन आ गया, वर्ड सही था। और ओलंप द गूस महिला, ये एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी और जैसे उधर पुरुषों के लिए अधिकार बना, ये पूरे बाजार में महिलाओं के अधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया। महिला को कौन कौन अधिकार चाहिए और कही कि ये वाला प्रकाशित करो, पावर डालो, हम लोग को ये वाला मिलना चाहिए। और ओलंप द गूस खूब हल्ला करना शुरू किया कि महिलाओं को भी सब अधिकार मिले। लेकिन तब तक 93 में रॉबस्पियर के हाथ में कब्जा आ चुका। रॉबस्पियर का मतलब हो गया जैकोबियन। और जैकोबियन और जीरनदिस्तो का मानना है कि सरकार तो बदले लेकिन उन लोग का थ्योरी क्या है वो सुनो। उन लोग ने कहा कि देखो हम भगवान से बात किए तो प्रकृति से पूछो कि हुजूर भगवान पुरुषों का काम बताइए, तो भगवान पुरुषों के लिए कहे कि तुमको हम खेती के लायक बनाए हैं, ताकत दिए हैं, शिकार के लायक बनाए हैं, शिकार करने जाओ, राजनीतिक कर्तव्य पालन करो, तुमको हम इसीलिए बनाए। और जब हम उनको पूछे कि प्रभु प्रकृति महिला क्या क्या करना है तो भगवान ने कहा कि महिलाओं को गृहस्थी देखना है, उनको मातृत्व सुख के लिए बच्चों का पालन पोषण करना है और इसीलिए वो बच्चों को पालन पोषण करें, घर देखें और ये दायित्व रखें। और हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? जीरनदिस्तो को लोग, जैकोबियन के दो। और यहां तक लोग कह रहे हैं कि पुरुष बनने का इच्छा जो महिला कर रही है वो एकदम निर्लज्जता की हद कर रही है। देख लीजिए, वो कह रहे हैं जब भगवान ड्यूटी बांट दिए और तब तुम पुरुष बनना चाह रही हो तो कितनी निर्लज्जता की बात। और इसीलिए अब इन लोगों का ये थ्योरी है, तो जैकोबियन का कहना है कि भगवान ने जिम्मेवारियों को बांटा और जिम्मेवारी को बांट दिया है कि किसको क्या करना है। और इस बीच में और में एक महिला है ओलंप दे गूस, ये कह रहे हैं कि नहीं महिलाओं को अधिकार मिले। तो समझ रहे हो कि रॉबस्पियर कितना उल्टा खोपड़ी आदमी था। ये तो अपना अपना लोगों का ब्रिंसो और दांते को तो छोड़ा ही नहीं। तो अब समझ रहे हो, ये कह रहा है कि हम भगवान से बात किए और भगवान का कहना है कि महिलाओं की ड्यूटी गृहस्थी है, महिलाओं की ड्यूटी बच्चों की परवरिश है और तुम हल्ला कर रहे हो कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दे दिया जाए। तो इसका मतलब निर्लज्जता का हद है। और ये ज्यादा हल्ला कौन कर रही है? ओलंप दे गूस। तो अब समझ गए होंगे तुम लोग, इशारा काफी है कि 1793 में रॉबस्पियर ओलंप द गूस को गिलोटिन चढ़ा।
देखिए तो आपको क्वेश्चन बना, एक शानदार क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकार के लिए फ्रांस के किस महिला को गिलोटिन चाहा? तो ये ओलंप दे गूज जो देख रहे हो साधारण महिला नहीं है, उस समय डर नहीं रही, यही बहुत बड़ी बात। रॉबस्पियर का आतंक मचा हुआ, लुईस सोलहवां तक मार दिया, और ये महिला उसके बाद भी करी कि हमको अधिकार दो, जबकि उनकी थ्योरी क्या है आपने सुन ली। तो राह बड़ा मुश्किल चलने वाला है, क्यों? इसके बाद तो अब नेपोलियन का कब्जा हो। नेपोलियन की भी बात हम लोग सुने कि नेपोलियन ने कानून में चेंज करके नेपोलियन कोड बनाया, लेकिन नेपोलियन कोड में उसने सब चीज बड़ा बढ़िया बढ़िया किया, और स्कूली शिक्षा कहा महिलाओं को भी अनिवार्य है, जाओ पढ़ो, पढ़ना अलाउ कर दिया। शादी स्वैच्छिक अनुबंध है, बिना इच्छा के शादी नहीं होगा। पहले था कि जब महिला की इच्छा की जरूरत नहीं, पुरुष जो कहा जहां है वो शादी हो जाए, यहाँ हो गया नेपोलियन कहा कि नहीं स्वैच्छिक अनुबंध है, पूछ लेना। हाल में ही तुम देखा कि हाईकोर्ट ऑर्डर दे दिया कि बिहार के पकड़ुआ विवाह को मान्यता नहीं दिया जाता। पकड़ुआ का मतलब है कि किसी लड़के को पकड़ लिया जबरदस्ती और शादी करा दी, तो उसी में एक लड़के को पकड़ लिया गया, शादी करा दिया, और उसके बाद उसकी पत्नी पूरा उस पर जो है तलाक, इसमें पूरा दहेज वाला एक्ट केस ला दी। अब जैसे एक्ट केस ला दी तो हाईकोर्ट में व्यक्ति गया कि हमारी पत्नी है ही नहीं, हमको पकड़ के हमारी इच्छा भी नहीं और शादी कर दिया, तो पत्नी हम मान ही नहीं रहे, तो फिर दहेज वाला बात कहां से है? हाईकोर्ट का ठीक करा, पकड़ुआ विवाह बनता नहीं। फिर इधर दूसरा प्रसंग हुआ कि एक महिला केस के बाद कोई और का पकड़ुआ में हुआ था, तो उसका पति छोड़ दिया कि पकड़ुआ विवाह मानता नहीं, जाओ केस में पड़ जाएंगे तुमसे। तो उसकी पत्नी फिर कोर्ट गई कि हुजूर आपके ऑर्डर से देखिए हमको पहले रखा था, इधर भगा दिया। तो फिर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का पकड़ुआ विवाह जैसे था वैसे आगे हम सुनवाई और समझ लो, तो इधर फिर मामला बढ़ रहा। अब कुछ दिनों के बाद नया डिसीजन आएगा, देखिए क्या होता है। तो खैर अभी सुने, यहाँ स्वैच्छिक अनुबंध, अपने से विवाह का इच्छा होना चाहिए, ये नेपोलियन के कोड में आया। तलाक की अर्जी पहले से सिर्फ पुरुष लगाते थे, अब है कि नहीं महिलाओं को भी परेशानियां अर्जी भी दे सकती है। नेपोलियन सब चीज सही कर, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी कहा कि नहीं महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण कराइए, महिलाएं भी कलाकार बन सकती है, सब किया। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि महिलाएं पुरुष के अधीन रहेगी। आपको बताया था नेपोलियन कोड, नेपोलियन सब कहा कि पढ़ो लिखो सब ठीक है, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं होगा। तुम सोचोगे वोट देंगे, मत सोचो। तुम सोचोगे कि हम स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करें, नहीं सोचो, तुम बाकी सब कर सकते हो। तो क्या नेपोलियन के समय कुछ आशा था कि कुछ होगा? तो क्या वो भी आशा पूरा है? नहीं। क्या इस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार है? नहीं। ये भी निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में यहाँ नेपोलियन के समय भी शामिल। अब देख लीजिए नेपोलियन का खत्म समाप्ति तो 1815 में हो, तो हम लोग अभी दूर दूर तक देख लिया 1815 तक महिलाओं का कोई कल्याण का काम नहीं, थोड़ा बहुत कल्याण है जिसको हम लोग सुन लिए। अब यही इंपॉर्टेंट बात जान के तुमको गहरा असर होगा, महिलाओं को ऐसे कोमा चेंबर में डाल दिया इन लोगों ने कि 1946 में महिलाओं को वोट देने का फ्रांस में अधिकार मिला। 1946 सोच लो कितना बाद। इसीलिए महिलाओं को समान मताधिकार और समान वेतन ये फ्रांस में कब लागू हुआ? 1946। तो कितना लेट में है? क्या फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा कुछ मिला? नहीं। जैकोबियन की बात भी आपने सुना, नेपोलियन की भी बात सुना। जैकोबियन ने किनको गिलोटिन चाह दिया? ओलंपे द ग्यूज को क्यों चाह दिया? क्योंकि उसने कहा कि महिलाओं को हम लोग देखें कि एक समानता स्वतंत्रता की बात है, राजनीतिक अधिकार की बात है, जबकि उन लोगों का क्या मानना था कि भगवान से हम बात किए, हम ड्यूटी बांट के भेजें, आपको गृहस्थी और पूरे घर देखने की ड्यूटी है, राजनीतिक नहीं। तो अब ये बताओ 1946 भी क्लियर रहेगा सबका? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इसमें दास प्रथा और फ्रांसीसी क्रांति। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है, थोड़ी बात को समझाएं। देखो हम लोग जिस समय पढ़ रहे हैं इस समय तक फ्रांस फॉर्म में, कारण आपको याद होगा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांस अपना कई जगह उपनिवेश स्थापित कर चुका है। इसमें ऐसा नहीं समझना कि फ्रांस एकदम कर्ज में है तो कुछ नहीं करो, वो कई जगहों पर अपना उपनिवेश भी चला। उसी में मेन उपनिवेश फ्रांस का आपको बताए थे कि इसका 7 वर्षीय युद्ध चला, और वो युद्ध उत्तरी अमेरिका के, आपको याद है कनाडा के आसपास ऐसा के लिए चला। कैरिबियन द्वीप जो कैरिबियन सागर में है, उन द्वीपों में भी इसका अधिकार, और उन जगहों पर करता क्या था जो ठंडे क्षेत्र में नहीं होते, वो गर्म क्षेत्र में वहां से उसको मंगाता था। जैसे वहां कहवा नील, अंग्रेज भी क्या किया, भारत में चाय कहवा नील, वो जानता था कि चाय कहवा नील गर्म क्षेत्र में होगा, लेकिन हम इंग्लैंड ठंडा क्षेत्र के लोग हैं, तो गर्म क्षेत्र में जहां कब्जा किया वहां इसका उत्पादन करके मंगा ले। तो फ्रांस भी कैरिबियन द्वीपों पर इसकी खेती करने लगा, जहां अपना उपनिवेश किया था। समस्या क्या थी? अब उन द्वीपों पर चाय की खेती करना है, कहवा की खेती करना है, तो ज्यादा लेबर चाहिए, और वहां लेबर थे ही नहीं। तो इसने एक नया विधि सिस्टम शुरू किया। सिस्टम क्या था? अफ्रीका महादेश के लोग सबसे गरीब थे, और इसीलिए अफ्रीका महादेश में इन लोगों ने बाद में कब्जा किया। और देखो अफ्रीका महादेश को क्या कर दिया, अफ्रीका महादेश पे बाद में कब्जा किया, और अफ्रीका महादेश में जितने लोग थे हमला करके सबको पकड़ के और एक ही जहाज पे 500 आदमी 800 आदमी हाथ पर बांध करके और लेके चल देते थे। आदमी आदमी को बेचने लगा, जैसे अभी बकरी बाजार लगता है, उसी तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दास बाजार लगता था। महिला और पुरुष बकरी और घोड़े जैसे दिखते थे, हाथ पर बांधा हुआ है, कीमत पूछिए जो अच्छा है खरीद लीजिए, वो आपका दास, और उस दास से जो काम कराना है आपका। अगर वो बीमार पड़ गया, पूछिए डॉक्टर कह रहा है कि खर्च इसको 5000 है और नया दास 2000 में मिल रहा है, तो फेंक दीजिए उसको, मार के नया फिर खरीद के ले आइए। इलाज की जरूरत नहीं, ऐसा आदमी आदमी को बेच रहा था। और इसका मेन केंद्र कहां था? लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन मेन सेंटर। और यहीं से अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक त्रिकोणीय दास व्यापार का सेंटर बना हुआ। जिसको लेबर चाहिए तो आइए बाजार में 500 लेबर खरीद लीजिए, ले जाइए, हाथ पैर में से कर। फ्रांस को और खरीदता था तो लोहा गर्म करके दागता था, इसीलिए ताकि हमारा दास इधर उधर जाए तो पकड़ा जाए कि मेरा दास है, दाग देखो दिया। हर व्यापारी अपना सिंबल रखता था, कितना चेहरा याद रखेगा, 500 आदमी पकड़ाया था, 500 वो कौन कहां भाग जाएगा ठिकाना नहीं, तो सबको पकड़ के ये व्यापारी तो फलना छाप गर्म करके चिल्ला रहा दाग दी, फिर इलाज कराया ठीक हो। अभी दाग वाला कहीं भागेगा तो मिलेगा नहीं, काम कर रहा तो कहेगा दाग वाला पकड़ के लाओ मेरा। अब सोचो इस तरह के मॉडल में यहाँ फ्रांस भी दास को लगा रहा है कहां? कैरिबियन सागर, कैरिबियन द्वीप में। किस लिए? चाय के लिए, कपास के लिए, नील के लिए, सब खेती में लगा। अब इस समय जब कानून बन रहा है तो अब कानून की बात करें तो यही देखिए लिखा हुआ है, इस बात को समझ गया होगा। फ्रांस के कैरिबियाई जो उपनिवेश है उसमें तंबाकू, नील, चीनी, कहवा, इन सभी के लिए श्रम की कमी थी। और 17वीं शताब्दी में दास व्यापार का मेन केंद्र लिस्बन था। और त्रिकोणीय, त्रिकोणीय का मतलब यूरोप, अफ्रीका और कहां? उत्तरी अमेरिका, इन तीनों में दास का बिजनेस चल रहा था। बिक कौन रहा था? अफ्रीका के लोग। खरीद कौन रहा था? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के। मेन बेचने वाला बाजार मंडी बना हुआ था लिस्बन, वहां से जिसको खरीद के ले जाना ले जाओ। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के 2 बंदरगाह है, एक बार्दे और एक नांते। ये 2 एकदम गरीब जगह थे, लेकिन ये दोनों बंदरगाह से ही जहाज खुलते थे और खरीदा के आते थे लिस्बन से। तो यहाँ पर लोग एकदम घर बना ली, और देखते देखते नांते और बार्दे शहर बन गया खाली दास बिजनेस। क्योंकि फ्रांस के किसी को खरीदना है अमीर आदमी को, तो नांते में पहुंचा हुआ है कि ताजा ताजा उतरेगा तो एकदम ताजा ताजा खरीदा जाए, और नहीं तो फिर छटा हुआ मिले। तो इसीलिए अब वहां पे भीड़ है, और 2 शहर बन गया खाली दास व्यापार से। तो क्वेश्चन है फ्रांस का कौन सा बंदरगाह दास व्यापार के कारण शहर का शुरू कर दिया? तो बार्दे और नांते दोनों इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पर देखिए 1791 में संविधान लिखा है, हम लोग संविधान पीछे पढ़ रहे थे। इस संविधान में महिलाओं को क्या किया गया? निष्क्रिय नागरिक। ये 1791 में संविधान मध्य वर्ग वाले लिख रहा है कि निम्न वर्ग वाले? मध्य वर्ग वाले। चालाकी से निम्न वर्ग को छाते थे, याद है ना सबको? तो इस समय मध्य वर्ग के साथ सपोर्ट में कुछ उच्च वर्ग भी थे, पादरी कुलीन भी थे। तो इन लोग अब सोच रहे हैं कि दास के बारे में क्या लिखा जाए। समान कानून सबके लिए, तो क्या दासों के लिए भी, या दास छाट कर, दास रहने दे कि हटा दे? सवाल तो आ रहा था। क्या लगता है, दास रहने दिया गया होगा या 91 में हटा दिया गया? बोले जल्दी से। हटा दिया गया होगा। अच्छा, तो 91 में मध्य वर्ग का कब्जा, और मध्य वर्ग में भी अमीर मध्य वर्ग। चालाकी से आपको याद है निष्क्रिय वर्ग बना करके छाटा था गरीब। तो इन लोग को लगा कि अगर हम आज बोल देंगे कि दास नहीं रखना है तो जितना लोग का बगान चल रहा है उस अमीर लोग का हित प्रभावित हो जाएगा। 500 दास है और छट जाएगा तो हम लोग पर गुस्सा जाएगा। तो इसीलिए कहा कि देखिए सब कानून नागरिक संहिता सब होगा, दास को छोड़ करके ये रखना। यानी 91 के संविधान में ये अलग नहीं हुई। लेकिन क्यों अलग नहीं हुआ? क्योंकि मध्य वर्ग 93 में पहुंच रहे हैं रॉबस्पियर महाराज। तो रॉबस्पियर अमीर वाला वर्ग है कि गरीब? गरीब का। आपको याद है कि इसका जैकोबियन में दिहाड़ी मजदूर और लेबर लोग। तो अब बताओ रॉबस्पियर जब संविधान लाएगा तो उसमें रहने देगा कि खत्म करेगा? खत्म। अभी तो 4 आ गए, कैसे कैसे अमीर मध्य वर्ग को डाउन कर। तो 93 में जब ये आया है तो 94 में कन्वेंशन में लाया कि फ्रांसीसी उपनिवेश में दासों की मुक्ति कानून है, कोई व्यक्ति किसी को दास नहीं रखेगा। और लाने वाला कौन था? जैकोबियन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें जैकोबियन दल ने 94 में दासों से मुक्ति दी, क्या 91 के संविधान में मुक्ति है? नहीं है। अब इंपॉर्टेंट समझिए, जब दास को मुक्त कर दिया गया तो 1804 में अब हेड बनता है नेपोलियन बोनापार्ट, स्वयं को राजा घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट को लग रहा है कि दास नहीं रहने से कौन काम करेगा? खरीदा क्या रहा था तो ठीक है, अब 100 देश दास खरीद रहा है तो हम बैठ के क्यों रोक दे? और इसीलिए इसमें नेपोलियन ने कहा कि केवल निगरों को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, दास बना सकते हो। निगरों को नहीं। तो ये अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में जो लोग रहते थे उनको निग्रो जनजाति के नाम से जानते थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि निग्रो जनजाति कहां रहते थे? तो अफ्रीका में सहारा से दक्षिण। और इसमें कहा कि ये नहीं समझना कि दास बेचेंगे तो फ्रांसीसी को फ्रांसीसी बेचना शुरू कर, सिर्फ निग्रो खरीद सकते हो, एकदम ब्लैक, और वो अफ्रीकन होना चाहिए। तो इसको खरीद के बुढ़ा मानो कोई दिक्कत नहीं, फ्रांसीसी नहीं चलेगा। और ये देखिए 1804 में फिर इसने लागू कर दी। लेकिन आपको मालूम है कि नेपोलियन का युग 1815 में खत्म हो। फाइनली 1848 में फ्रांस में हमेशा के लिए दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ये देखो दास की कहानी आपको समझना है कि 1891 के कानून से खत्म नहीं हुई, 94 में जैकोबियन दल ने समाप्त किया, लेकिन फिर 1804 में नेपोलियन ने निगरों के साथ फिर शुरू कर दी और फाइनली दास खत्म हो गया। 1848 में दास प्रथा खत्म हो। महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में मिला। आपको ध्यान रखना है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब है? 1946। दास प्रथा खत्म कब है? 1848। अब थोड़ा सा एक सिस्टम है छोटा सा, रोजाना जिंदगी, जो बेचारे गरीब लोग हैं रोजाना जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को और चार्ज करने के लिए पहले सेंसरशिप कानून था। कोई भी व्यक्ति, आजकल रील्स चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, आजकल हम लोग का ज्ञान इतना बढ़ जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि कोई घटना तुरंत यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है। वो एक यूनिवर्सिटी है ना, कई लोग उसी को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, तो उस यूनिवर्सिटी से तुरंत पहुंच रहा। पहले उस जमाने में किताब के माध्यम से, नाटक के माध्यम से पहुंचता। राजा एकदम रोक लगाए हुए था कि जिसको अखबार निकालना, जिसको कोई नाटक लिखे हो, जो कोई किताब लिख रहा है तो पहले वो सब लिख के मेरे पास दो। हमारा आदमी एक सेंसरशिप बोर्ड हो, उसमें जो लाइन कहेगा हटा दीजिए, वो हटा के तब छपे, ताकि लोगों को पढ़ने के बाद दिमाग में चेंजिंग ना आए। आज कई लोग का दिमाग जो बदलते रहता है तो वो उस यूनिवर्सिटी से ज्ञान के द्वारा बदलते रहता है। अब तुमको अभी क्या मालूम है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, अगर व्हाट्सएप नहीं रहता तो उद्घाटन है। व्हाट्सएप के कारण तुम डेली अपने दिमाग में चेंजिंग हटा पाते हो। चारों शंकराचार्य ने विरोध किया, अरे विरोध किया, क्या विरोध कर रहे हैं भाई, तो वाला सुन दिया, टिप दिया, तो इस सबसे तुम एकदम अपडेट हो रहे। तो कभी तुम्हारे मिजाज में पॉजिटिव चीज भी आता है, कभी नेगेटिव भी आता है। अब कोई साधु बोलेंगे कि भाई भगवान का प्राण प्रतिष्ठा है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, राम अपने पत्नी के लिए श्रीलंका गए, रावण को मारे और तब लेके आए, तो वैसे व्यक्ति का प्राण प्रतिष्ठा वैसा व्यक्ति ना करे जो शादी करके पत्नी छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी में ऐसा चल रहा है। तो अब वो बात सही है कि गलत है, वो अलग सिस्टम। एक पक्ष ना हुआ जी, एक पक्ष हुआ। इतिहास के लड़के को तुरंत सही नहीं गलत नहीं करना है, तुम लोग तुरंत टनाक से बदलता है और तुरंत चेंज हो जाता है। तो 10 तरह के विचार हम ही देंगे, तुम तुरंत कहेगा कि गलत एकदम है, होना चाहिए, तुरंत कहोगे तो तुरंत सही। तो वो तो हिस्ट्री का सोच है ना, किस तरह के विचारों को तुम सुन रहे हो, उससे तुम्हारा दिमाग किस तरह का प्रभाव डाल, तो उससे तुम प्रभावित हो जाओ। दूसरे वर्ग का कहना है कि इतना दिन आजादी मिला 1947 छोड़ दीजिए, बाबर के समय, बाबर सोच लो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, 1526 से मंदिर बनने का काम कोई एक साल नहीं हुआ है, 1526 में जब तोड़ रहा होगा तो कितना लोग प्राण दिया होगा कि नहीं तोड़ने दे। वहां लोग मरा होगा, मीर बाकी उसका सेनापति तोड़ दिया, मस्जिद बना दी। फिर कई लोग बीच में बेचारे, जब तक मुगल काल शांत रहे, फिर बीच में विद्रोह होते रहा, हंगामा होते रहा, फिर धीरे धीरे देश आजाद हुआ। 1947 की बात आई, जवाहरलाल नेहरू की बात आई, तो चुपचाप है कि शांति से रहने दीजिए, सबका टच ही नहीं करिए। जवाहरलाल नेहरू इतना ही नहीं, जब गुजरात में भी सोमनाथ मंदिर जो पूरे तोड़ दिया गया गजनवी के आक्रमण में, कोई देखने वाला नहीं था, मध्यकाल में कौन देखेगा, मुस्लिम पे चल रहे। आजादी के समय जैसे अभी अयोध्या के मंदिर बन रही है, उसी तरह गजनवी के सोमनाथ मंदिर को उसी तरह नागरिकों के चंदा से करोड़ों रुपए में बना दिया। जब मंदिर बनके पटेल उसमें मेन लगे और पूरे मंदिर बनके जब तैयार हो गया, सोना के गेट फाटक फिर लग गया, तो उद्घाटन के लिए हुआ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करेंगे। नेहरू ने कहा कि भाई हम मंदिर का उद्घाटन नहीं करने जाए, क्योंकि हम राजा हैं, प्रधानमंत्री मंदिर करेंगे तो फिर मस्जिद करेंगे तो नहीं काम चलेगा, इसलिए हम उद्घाटन नहीं करेंगे। अब निमंत्रण प्रधानमंत्री को आया, जवाहरलाल नेहरू नहीं की, राजेंद्र बाबू को कहा गया, राजेंद्र बाबू कहा कि भाई इससे बढ़िया और क्या काम होगा, इसलिए उस मंदिर का उद्घाटन राजेंद्र बाबू किए जो प्रथम राष्ट्रपति। अब पटेल जी और राजेंद्र बाबू की, अब इन्होंने अपना न्यूट्रल पथ अपनाया। इनका था कि राजा का पद ये शोभा नहीं देता है, हम किसी मंदिर का उद्घाटन करें, मस्जिद का उद्घाटन करें, हम सबके लिए। अब हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो कोई लोग कहेगा कि जी मस्जिद एक हम बना रहे हैं तो फिर आप कुछ चंदा भी दीजिए, उद्घाटन भी कर दीजिए, तो क्यों नहीं करें। फिर कोई कहेगा गुरुद्वारा बना रहे हैं तो क्यों नहीं करें, धर्मनिरपेक्ष देश हम नहीं करें, उनकी अपनी स्टैंड रही। दूसरा फिर धीरे धीरे राजीव गांधी के समय में मामला एकदम तुल पकड़ लिया। अब राजीव गांधी का मामला तुल पकड़ लिया क्योंकि उसमें था कि हिंदू लोग का कहना था कि हम सामने बत्ती दिखाएंगे, हमारा भगवान नहीं, और मुस्लिम का कहना था कि हमारे पांचों वक्त नमाज इसमें हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा सिस्टम करो कि एक मेन गेट उधर से खोल दो, इधर मंदिर वाला जो मेन सिस्टम है इसका गेट अलग खोल दो, ये लोग दीपत्ती दिखाए तो हिंदू खुश है, वो लोग नमाज पढ़ रहे तो उधर खुश है, दोनों खुश रहो, बस बाकी चलते रहते हैं। ये सब मामला टेंशन नहीं लेगा। और उसी समय मंदिर तोड़ने की बात जो चल रही थी, तो मेन गुरु थे देवराहा बाबा, उस समय मेन थे, वो काफी उम्र में मरे। देवराहा बाबा एकदम फॉर्म में आ गए, यार एकदम यहाँ पर राम के मंदिर यहाँ जो यहाँ रहे हैं, जन्म लिया है, उसको कैसे कोई पूजा लोग देख। तो राजीव गांधी जब सुने कि मेन फॉर्म में आ जाएंगे तो चला चटिया तो कुछ भी कर ले, तो इसीलिए वो तुरंत दिल्ली से देवराहा बाबा से मिलने आ गए कि मामला को तुल नहीं दीजिए, तो मामला शांत किया। अब फिर इस शांति से चल रहा था, फिर बीच में आपने सुना कार सेवक अचानक बाबरी मस्जिद का ढांचा ही तोड़ दी। ढांचा ही तोड़ देना, कोई एक व्यक्ति श्रेय नहीं ले सकता कि इसको हम बनाए। अब कई व्यक्ति उस कार सेवक में गोली से मर गए, कई व्यक्ति उसमें जेल गए, कई व्यक्ति तमाम यातनाएं हैं, उनकी अपनी आस्थाएं थी, उसको तोड़ दी। तोड़ने के बाद तब मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट कहा कि भाई क्यों तोड़ा, तो जी मेरा मंदिर है, तो कहा कि तो इसी कैसे बोल रहा है, जांच करें, कमेटी बन गई।
अब टूटता नहीं तो जांच कमेटी नहीं बनती। अब जांच कमेटी बनी तो अंदर से कई चीज निकाली कि देखिए वाला राम जी के फलाना था, चीज इनका था, चीज उनका था, तो हुआ कोर्ट में कि इसमें मंदिर के प्रमाण ज्यादा मिल रहा है इसलिए मंदिर था। अब देखो अकबर, इसमें भी हमने सुना है कि बाबरी मस्जिद नाम है, क्या बाबर सही में तोड़ा? तो उसमें कई इतिहासकार नहीं भी बात, कई लोग कहते हैं कि औरंगजेब के समय टूटा है, लेकिन वहां एक शिलापट मिला जिसमें लिखा हुआ है कि बाबर ने तोड़ा है। कई इतिहासकार कहते हैं कि बाबर के सेनापति मीर बाकी की बात आती है, बुकानन, फ्रांसिस बुकानन आएंगे, वो अपने विलेख में लिखते हैं कि उस समय मीर बाकी की छुट्टी हो गई जिस समय वो बनाया गया था मस्जिद, वो बाबर नामा में उन्होंने प्रमाण भी दी। तो बड़ा उलट पुलट के साथ होते रहा, अंत हुआ कि बनना है। अब इस गेम को मोदी जी कहा कि बनना है तो पूरा खर्च सब किया जाए, सब सोना का एकदम भव्य बने, और सब लेकर के वो बनाए तो कहा कि भाई बनाए तो हम नहीं थे, इतना दिन से कहा नहीं बना, इसलिए उद्घाटन हम। उनका अपना पक्ष है कि जब हम इतना किए तो उद्घाटन कौन? हम करें। अब इधर जिनको जिनको है आपत्ति, वो लोग करें उद्घाटन बिना पत्नी के कैसे होगा? विराम जी का वो अपना धर्म भी है, अब वो अलग प्रसंग चल दिया, तो वो एक मामला ही अलग है। तो हम लोग को न्यूट्रल फेज में दोनों ही पक्ष को सुनना रहता है। तो ये केवल हाँ, ये बात क्यों इतना सुना है उस समय के फ्रांसीसी समाज को समझने की। अभी तुम लोग इतना अपडेट है, उद्घाटन नहीं हुआ लेकिन एकदम लेटेस्ट चल रहा है। आज क्या होगा? एकदम तुरंत ताजा में एकदम एक लिंक आया तो बस 5 जगह भेज देता है कि तुम लोग भी सुनो, देखो मेरा मन के लायक की चीज आया। मन के लायक नहीं है तो सुनते ही उसको छोड़ देता कि इसको शेयर करने लायक नहीं है, मेरा तबियत की बात नहीं कर। और इसी में दोनों मन की जो बात है उसके कारण इधर उधर हो रहा है। अब ग्रुप में तो दोनों मन के लोग होंगे, जो मन उधर का है, जिसका मन है कि मन उद्घाटन नहीं करे और उसको खाली मिल जाए तो साधु बोले कि बिना पत्नी कैसे, तो बोलो वो शेयर करने से रोकेगा अपने को? सबसे पहले डालेगा देखो उधर आया, और जिसका मन उद्घाटन करे तो खोज रहा वैसा वाला तो तुरंत डाल दिया कि देखो उधर है। कुछ व्यक्ति पूछ रहे थे कि राम मंदिर बनने से क्या हो, ये राम जी की मूर्ति रखने से क्या हो? पड़ेगा तो कुछ होगा, राम मंदिर से क्या हो जाए? तो सबका पक्ष लग रहा, आत्मा को शांति मिलेगा। हमारा नहीं है, आत्मा शांति करके लग गया, सबको आत्मा शांति करके करने लगा। कई व्यक्तियों का पक्ष अलग है। अब इसमें राम कौन है? तो राम का मतलब देखो, गांधी भी आगे था पढ़ो तो गांधी भी कहते हैं कि एक दिन राम राज आएगा। राम राज का मतलब कोई दशरथ के बेटा राम नहीं, राम राज का प्रतीक है कि जिसमें शासन की व्यवस्थाएं ऐसी हो जो लोगों के अनुकूल। गांधी के राम राज से राम नहीं समझ, यहाँ राम एक सिंबल है, प्रतीक है। आज के डेट में यही राम की आवश्यकता है। कारण आज के डेट में तुम अक्सर देखोगे अखबारों में न्यूज आएगा कि बंटवारा नहीं करने से 4 कट्ठा जमीन के लिए बेटा ने बाप को मारा, बाप बेटा लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, भाई ने भाई को मार दिया। ये अखबारों पे प्रतिदिन का न्यूज। वो खाली ठीक से राम को समझ ले, राम कौन है? राजा बनने वाले हैं, पूरा साम्राज्य मिलने वाला है। और उस राम को उसके पिता कहते हैं कि बेटा हम पत्नी को बोले थे कि एक बात प्रॉमिस किए थे, जो कहोगे हो जाएगा, और पत्नी तो सतेली माता रही है कि उसको 14 साल के लिए जंगल भेज दो, कैसे तुमको हम बोले? राम कहते हैं इतना ही बात है ना, चलिए आप बोल दिए तो हम चले। पूरा साम्राज्य छोड़ के जंगल जा रहा है, ऐसा कौन बेटा हो जो बाप के कहने पर कि बेटा तुम 14 साल के लिए जंगल चले जाओ, क्यों हम पत्नी को बोल दिए हैं? सोचो तो इस बेटा की जरूरत है इस जगह पे। उसका भाई लक्ष्मण सतेला भाई है, अपना नहीं है, शादी हो चुका है उर्मिला से, और लक्ष्मण कह रहे हैं सतेला भाई की जंगल में आपको कौन देखेगा, हम तो आपके साथ चले। सतेला भाई कह रहा, दूसरा बताया अच्छा भाई हिस्सा कटेगा जाओ। सतेला भाई साथ जा रहा है, पत्नी लटक गई है कि हम एकदम आपके साथ चलेंगे उर्मिला, और लक्ष्मण कह रहे नहीं हम भैया के सेवा में जाएंगे, तुम जाएंगे तो फिर तुम्हारा सेवा करेंगे, भैया का करेंगे। पत्नी को छोड़ के सतेला भाई के लिए जा रहे। सीता साधारण महिला नहीं है, गांधी स्वयं कहते हैं कि हम किसी महिला को अपना आदर्श मानते हैं तो सीता है, द्रौपदी है, इसीलिए नहीं राम की पत्नी है। इसीलिए कि सीता कौन है? राजा जनक की बेटी है, नेपाल के क्षेत्र के राजा की बेटी है, और वो राजा की बेटी आई है तो उसका पति कह रहा है कि हमको पिता बोल रहे हैं जंगल जाने को, तो सीता ये नहीं कह रही है कि कहा जा रहा है पिताजी, वो चाहती तो भड़काती, वो यहाँ तक धमका देती कि जाइए ना तो जाइए, हम नहीं चले, हम अपने राजा की बेटी। सीता राजा की बेटी है, साधारण नहीं है कि गरीब है, राजा जनक की बेटी है। उस राजा जनक के यहाँ राम गए थे, धनुष तोड़े थे तब लाए थे, और सीता एक बार धमका देती कि आप जाए तो गए, आप समझिए हम चले नहीं रहा, जंगल से आइएगा तो नहीं आइएगा, फिर हम विचार करेंगे आपको रखना है कि दूसरा हमको करना है। चाहती तो कहीं भी कुछ कर सकते। वो सीता जो बचपन से राजा के घर में जी है, राजा के यहाँ शादी हुआ है, वो कह रही है कि जंगल में हम भी दुख सहेंगे, आप जो दुख सही। ये नारी हूं, और आज ये प्रतिरूप जो समझ रहे हो ना, इसकी मूर्ति लगाने की बात हो, इसकी बात हो रही है, एक संकेत है, एक इशारा है कि आज हमें इसकी जरूरत है। एक भाई केवल समझ ले कि दूसरा भाई, सोचो भारत की माँ कई कह रही है, मंथरा उसको भड़काई है, और वो कह रही है कि इसको भगा दिया बेटा तुम ही राजा बन जा। दूसरा बेटा कितना खुश होगा कि ओरिजिनल माँ बस तू काम कर। वो भारत माइयों को डांट रहा है, क्या कर दी तू? और जिस राजगद्दी पर बैठना है उस राजगद्दी पर वो जिंदगी भर कहेगी तो हमारे राम का सतेला भाई की गद्दी है, वही बैठेंगे हम, उनकी खड़ाऊ यहाँ रखेंगे, हम वाले साइड पर बैठे। ये अगर भाई भाई के बीच हो जाए, ये पति पत्नी के बीच का संबंध हो जाए, ये अगर पिता पुत्र के संबंध हो जाए, तो क्या पढ़ाई से कम इंपॉर्टेंट होगा? खूब पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है बीके से कर जाओ, दरोगा बन जाओ, और फिर मालूम चला कि इतना पैसा कमा रहे हो कि बाप भी आया मिले तो कल छुट्टी नहीं मिल जाएगी, काहे के लिए चलाते हैं, वही गलत रही आप ठीक से। बेटा बीमार है कुछ पैसा, अभी मकान में काम करा दिया है, अपार्टमेंट ले रहा है, पैसा नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि प्रतीक इंपॉर्टेंट। तो इसके भी अपने कुछ महत्व, तो बात समझो। अब इसमें ध्यान दीजिए, वो एक सॉफ्टवेयर है, अब ये तुमको हम अभी पॉजिटिव सॉफ्टवेयर दी, नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर तुमको सिर्फ सुना क्या रहा है, तुम्हारे दिमाग में जैसे विचार डाली जाएगी तुम वैसा समाज का व्यक्ति बन जाओ। अब तुम निरंतर, चूंकि हम नेगेटिव वाला ज्यादा लोग सुने हुए था, इसलिए पॉजिटिव सॉफ्टवेयर पर जाने का प्रयास। अभी तुम लोग यही सुना जाता कि मंदिर बनता, हॉस्पिटल बनता तो इलाज होता, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अगर व्यक्ति को समझना होगा कि हम कौन थे, क्या किए। जिस समय भाई मांग रहा है कि हमारा छज्जा निकाल दिया हमारी जमीन में, आजकल छज्जा निकाल देगा तो टेटर निकाल देगा, छज्जा निकाल दिया तुम, हम तो टेटर निकाल देंगे, माथा फोड़ देंगे, हॉस्पिटलाइज कर देंगे। जिस समय समझ लेगा कि निकाल दिया, उससे बढ़िया से बात करेगा, कोई बात नहीं भाई तुम हमारे भाई हो और तुमको इच्छा है और भी निकालो, कोई बात नहीं, जमीन ले जाना पड़े, ये प्रेम अगर आ जाएगा तो बताओ कितने थाना और कितने केस बंद हो जाए। ये मेन आवश्यकता है और ये संकेत की जरूरत है। तो खैर अभी हम इधर नहीं चल रहे हैं तो हम लोग फिर इधर ही रह जाएंगे। तो चलो हाँ, ये सब किस काल में हुआ? बहुत बढ़िया। कालखंड से कोई मतलब नहीं है। जिस समय के लेखक ने ऐसे एक प्रतीक को सोचा है, हम लोग उस प्रतीक की पूजा करते हैं। बाकी सच में घटना है, गलत घटना है, ये सही में राम थे कि नहीं, सही में रावण थे कि नहीं, इस पर दिमाग ही नहीं लगाना। हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को पूज रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपने पिता की बात को सुनकर के राजपथ ठुकरा दिया। हम एक ऐसी महिला को सोच रहे हैं जो महिला राजा की बेटी रहते हुए वो पैदल, आजकल कुछ नहीं है। अब कहियो पति थोड़ा सा भी ऐसे होगा कि बाबूजी कहने 2 कट्ठा दे दो भाई के, पत्नी तुरंत खटवास पटवास खाना बंद, 2 कट्ठा जा दे तो हम जा खा लो, हम मर जाओ, हम नहीं जाओ। ये प्रतीक ना है। अब तुम इसके घटनाओं पर नहीं जाओ, उसके सिंबल पर जाओ। क्या हिंदू धर्म की किताब कभी नहीं कहता तुमको क्या करना, उसमें कुछ कहानियां होती है जिससे तुम्हें सीखना होता है। इस्लाम धर्म के पुस्तक में कहा जाता है कि तुमको दाढ़ी रखनी है, टीक रखना है, कि फेस टोपी पहनना है, बाल कैसे रखना है, 5 वक्त नमाज वहां कहना है। यहाँ हिंदू धर्म में क्या है, कहानी राम की कहानी, तुमको क्या करना थोड़ी लिखा, महाभारत की कहानी तुमको क्या करना नहीं लिखा। तुम उससे सीख सकते हो तो सीखो, नहीं सीख सकता सब बेकार। तो ये मेन पार्ट हमारा सेक्शन हुआ। तो चलिए खैर अब ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। तो ये कुछ विचारधाराएं आपके अंदर थोड़ा इनपुट करने का प्रयास किए कि थोड़ा मुख्य धारा पढ़ाना तो एक पार्ट, इस बहाने आपको एक अच्छा आदर्श नागरिक बनाना मेन कर्तव्य होता है। शिक्षक का मेन काम ये है ना कि आपको एक पॉजिटिव व्यू पर लेते चले, आप पॉजिटिव व्यू पर हो, बहुत बढ़िया। तो चलिए खैर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर कुछ दिन अंतिम होते होते तुम्हारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आए।
फिर तुम एक अच्छा नागरिक बनोगे, अच्छा सोचोगे, इधर उधर के कारण ट्रिंग थोड़ा कम है, अभी तो एक अलंगिक सब जने कस देता है, वही कसते चल जा। धीरे धीरे हम लोग का ड्यूटी है थोड़ा नट खोल के इधर दिया कसे, तो बीच में आया, और जब तक एक नट कसाएगा पानी नहीं निकलता, चाहे चापाकल हो चाहे नल, बैलेंस कसना पड़ता है ना, तो बैलेंस होना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, रोजाना जिंदगी वाले जैसे बाकी लोग हैं, उनको कैसे बदला जाता है, इसी तुम समझा, इसमें यही चीज था, सेंसरशिप की समाप्ति हो। फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, कोई अखबार जो चाहे निकालो, राजा के खिलाफ भी क्यों ना हो, कोई नाटक है तुम करो, अखबार पढ़ा लिखा व्यक्ति, किताब पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ सकता है, नाटक तो कोई देख सकता है। तो कई नाटक वाले लोग भी गांव में जाकर लोगों का दिमाग बदल देते। तुमने देखा होगा मतदाता जागरूकता, वोट देना, किताब लिखने तो नहीं पढ़ पाए, वही नाटक कर रहा है कि वोट नहीं देने का दम क्या है, वोट कैसे दे, तो नाटक से सीखी। तो इससे भी आम जिंदगी बहुत ज्यादा सुधरे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुना जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, पहला लेसन कंप्लीट हुआ। आज थोड़ा कम था पढ़ना, इसलिए हम विषयांतर थोड़ा मन भर, जहां लोड ही इतने रहते हैं तो मन में कई बातें आती है, खींचते हैं कि अभी बहुत सफर लंबा, लेकिन जब लगता है कि आज थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं, थोड़ा घूम लेते हैं। तो अब जरा सुन लीजिए, सबकी अब ड्यूटी क्या है, 9th क्लास का इतिहास नया वाला एनसीईआरटी खरीद करके, और जैसे बोल रहे हैं वैसे पढ़ना है, पेज नंबर 1 से 24 तक, 24 पेज तक खत्म। पहले सुनते जाओ, पढ़ना कैसे है वो सुन लो। अब इतने से हम कुछ नहीं करेंगे, खाली पहला लेसन से 50 क्वेश्चन पूछे, सब किताबें में एक लेसन है, सब सुना हुआ है, लेकिन हल्का कुछ नहीं पूछेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का हुआ था, फ्रांसीसी दिवस, अब 14 जुलाई मारोगे, उसको नहीं पूछे, उसको पढ़ा होंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें पढ़ना चाहिए। जैसे अब देखो, हम एक साधारण क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, प्रश्नों का अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, बास्तिल का किला आपने सुना था, ये बास्तिल का किला कहां था? पेरिस के पूर्व में, पेरिस के पश्चिम में, पेरिस के उत्तर में, पेरिस के दक्षिण। कितने बच्चों को पूर्व लगा? लोटे मारना नहीं भी आता, देखो मारो, देखते हैं कितना लगता है, लड़ाने में लोटे होता है ना। कितने को पश्चिम लग रहा है? पश्चिम, अच्छा बहुत बहुत बढ़िया। और कितने को उत्तर लग रहा है? और दक्षिण वाले कितने लोग? बहुत सुंदर। अब सुनते हैं ये क्वेश्चन क्यों दिए हैं, कारण है, हर चीज का एक कारण है, बिना कारण कुछ लाती नहीं। इसका कारण है कि आपके अंदर मैं चाहता हूं किताब कैसे पढ़े, वो एक ब्रेक लाए। अभी तुम लोग स्टॉप गाड़ी। अब देखो इसी क्वेश्चन को हमने कहां से लिया है, तो एनसीईआरटी का पहला पेज कैसे रंगना सुनेगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। यही चीज का नाम शुरू में इसलिए मना किए थे कि शुरुआत में तुम लोग का लक्षण था सब लाइनें रंग देते। अब लक्षण क्या करना है, 14 जुलाई 1789, एक इंपॉर्टेंट डेट हो गया, ये हाईलाइट हो। सुबह पेरिस नगर, तो एक पेरिस इंपॉर्टेंट मिला कि पेरिस की बात है, सुबह शाम छोड़ दिए। नगर में आतंक का माहौल था, सब कहानी हो गया, इसको रंगने मत लेना, ये माहौल कुछ के खाता आतंक था, ये कोई रंगने वाला चीज है, ये कौन रंगने वाला पाठ हो। कई लड़का यही करता है, स्टॉप कलम लेगा, 14 जुलाई 1789 सुबह अरे सवेरे और आतंक का माहौल, ऐसा नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रंगे। फिर हम लोगों ने उसमें सुना कि इसमें आतंक का माहौल था, क्या है भाई, सम्राट की सेना शहर में घुसने का आदेश दे दिया, इस सही चल रहा है, कहानी है। अफवाह थी कि सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देना है, लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुई। इस सब ऐसी अभी 7000 बनने के फिर होता, कोई लोग 7000 के बड़ा हरियर से रंगता, कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा कितना महिला थे कितना पुरुष थे, ये अनुमान है, ये लेखक का अनुमान है, सब 7000 गिन के गया था और 7001 नहीं हो, तो तुमको इसमें मुस्कुराना है कि अनुमान है 7000 लगभग गया, लगभग ऐसे भी लिख दिया, तो लगभग वाला कभी नहीं तुमसे पूछेगा। अब कहता है कि इसमें हथियारों के खोज में बहुत से सरकारी भवन में जबरन प्रवेश करने लगे। देखो इतना पूरा में खाली इतने मिला, फिर चल रहा है। अंततः सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस नगर, अगर हम यहाँ पेरिस रंगे हैं तो यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ हम नहीं रंगे तो यहाँ पेरिस रंग देंगे कि पेरिस की बात चल रही है। अब बताओ पेरिस नगर के यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन भाग में, पूर्वी भाग की ओर इंपॉर्टेंट को धराया, चल पड़ा और बास्तिल किले के जेल को तोड़ डाला। तो हम लोग को टावर धर लिया कि बास्तिल का जेल पेरिस नगर के कौन भाग में था, पूर्वी भाग। इतना पढ़ना तब हमें 50 क्वेश्चन चले, कैसे पढ़ना है जो समझ में आया। एनसीईआरटी देखो शुरू में पढ़ता तो तुम्हें नींद आता, कोई इलाज नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति इतना आसानी से थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा हार्ड लेसन। रूस क्रांति से तिगुना भारी फ्रांसीसी क्रांति, और इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति जो तुमको स्मूथ करने के लिए आगे आगे जैसे भी लेके हम पहले चले, पीछे से तू अपन गाड़ी खोल, तो रोड तो बना ही दिया, इसमें बस आराम से चलते जाओ, जहां लगे कि सर फंस गया तो फिर बैक करते हैं, फिर खींचेंगे तो इसमें अब ये बताइए पहला क्वेश्चन कैसे लिया गया, तो बात समझ में आया। क्वेश्चन सेटर इस बार जो भी परीक्षा है जिसमें आपका वर्ल्ड है, दरोगा में वर्ल्ड है, बिहार पुलिस में वर्ल्ड है, आपका बीपीएससी टीचर वाला तो उसमें 90% इतिहास में वर्ल्ड है, 90% क्वेश्चन वर्ल्ड। तो उस सब लड़के को हर लाइन जैसे अभी पढ़ा रहा है एकदम चनामृत समझ के पी लेना। अब उसमें क्वेश्चन था बास्तिल किला स्थित था, सही आंसर क्या होगा, पूरी बात। फिर देखते हैं लॉटरी भी कई मारना है, क्वेश्चन फिर है, अभी फिर क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन है फ्रांस की मुद्रा, बोलो कौन है, लिब्रे, कब समाप्त कर दिया, 1794, 1789, 1791, इनमें से कोई लिब्रे कब समाप्त किया गया। तो फिर वही है, आपको कर्ज की बात लिब्रे में समझाया। अब यही देखो एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लिब्रे पर ई वाला लाइन को एकदम ध्यान देना है, नया शब्द एनसीईआरटी में मिले कि जैसे ही देखना तो वहां इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन सभी गलत मत कहना, लिब्रे मुद्रा कहां का, फ्रांस का, और 1794 में समाप्त हो। ये लाइन हम लोग को मिल गई, तो अब जैसे लाइन मिल गया तो यही सेटर क्वेश्चन सेट कर दिया, तो सही आंसर 94। क्वेश्चन कैसे आया तो समझ में आ रहा है सबको ना, किताब से ही सब रहा है, लेकिन उसकी लाइन बाय लाइन ठीक करना है। अगला नंबर जल्दी बता दो, धार्मिक कर कौन था, जल्दी बोलिए। टाइल एक धार्मिक कर है, टाइल राज्य को देने वाला कर है। अब जान के देगा टाइल कर थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष थे डायरेक्ट जिसको लेना उससे लिए जाते थे, प्रत्यक्ष कर है। द स्पीच ऑफ द लॉज, इस पुस्तक के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू, बिल्कुल सही है। तो ये एक प्रारूप दिया है, अब जो लड़का 24 पेज होश में पढ़ ले तब हमारा 50 क्वेश्चन का स्ट्राइक होगा, उसमें अगर 30 सही कर रहा है तो लड़का एकदम परीक्षा में मुस्कुराते निकलने का संभावना। बात समझ लो, तुमको हमारा 50 सब पढ़ लेना, रंग लेना, हम बाहरी कुछ नहीं पूछेंगे, सब किताबें से पूछेंगे। अब तब तुमको लगेगा कि जी अभी 9 में दम। कई लड़का 9 समझ के बड़ा खुश हो जाता है, 9 तो कुछ ही नहीं, और 9 क्या है इस समझ में तुमको आ जाएगा। तो खैर कल से सुनिए नया लेसन शुरू होगा, इससे भी खतरनाक, और वो लेसन है रूस की क्रांति। पीडीएफ के लिए जितना भी इस लेसन का है उसके पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे आज डाल देते हैं। तो ये पिछला तो 2 डाला हुआ ना, इसमें 2 ही साइड होगा, तो 2 है, इधर जितना है सब हम डाल देते हैं। आप पीडीएफ भी एक बार पढ़ लेना, इस किताब को बढ़िया से पढ़ लेना, और दोनों मिला के एक नया अपना पीडीएफ तैयार करना। जिसको टाइम नहीं है वो लोग कोई बात नहीं, रेडीमेड के फिर मेरा तुम्हारा अपना एकदम सोचना है कि हमारे पास अब जो हमको याद है वो नहीं लिखेंगे, कम याद है वो सब लिखेंगे, नया एकदम तैयार करेगा। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन होगा शुरू, कौन सा लेसन, रूस की क्रांति, और मजेदार लेसन है जो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक। प्राइमरी टीचर का बैच 14 जनवरी को हम सूचना देने जा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। प्राइमरी टीचर में जो लोग हैं उनको जानकारी दे दोगे एकदम जैसे टीआर 1 और 2 का लेवल रहा है, 3 का लेवल उसी रूप में पढ़ाएंगे, वो ऑफलाइन के साथ रिकॉर्डेड चले। तो इसलिए 14 जनवरी को बैच लॉन्च होगा पीआरटी का प्राइमरी टीचर का। 9 10th का जो बच्चे हैं उन लोग को एनसीईआरटी चल रहा है, साइंस का भी चलेगा, ज्योग्राफी का भी चलेगा। प्राइमरी के लिए 14 जनवरी को सूचना है। रेलवे में इतना गहरा क्वेश्चन नहीं रहेगा, वर्ल्ड से रहता है लेकिन इतनी गहराई का नहीं रहेगा।
होगा बैच में फाउंडेशन में पॉलिटी चलेगा, थोड़ा रूटीन इंतजार करना, लिखा हुआ तो है सैटरडे को शुरू होगा। डीएलएड का भी कैसे मानता है एकदम है, क्यों नहीं रहेगा। 1 to 5 ऑनलाइन स्टार्ट होगा। पीजीटी का जो भी बच्चे हैं सब्जेक्ट बताया होगा उसको डायरेक्ट ऑनलाइन ही सीधे उनको ले लेना है, उनका ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट है।